ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। पालक, मूली, गोभी, गाजर लाया हूँ। मैं लाल लाल टमाटर लाया हूँ। साईं रोज की तरह सब्जी बेचने जा रहा था। तभी वह देखता है कि एक 7-8 साल का बच्चा पेड़ पर चढ़ा हुआ था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो पेड़ से गिरने ही वाला था कि तभी साईं ने भागकर जाकर उसे पकड़ लिया। अरे अरे भाई, क्या कर रहे हो? तुम अभी नीचे गिर जाते ना। तभी उस बच्चे की माँ वहाँ आकर, सब्जी वाले भैया, तुम्हारे बहुत बहुत धन्यवाद। आज यदि तुम समय पर इसे पकड़ नहीं लेते तो ये तो आज इस पेड़ से नीचे गिर ही जाता। कितनी बार इसे कहा है कि ऐसे पेड़ पर मत चढ़ा करो, पर ये है कि मानता ही नहीं है। कोई बात नहीं बहन जी, अभी छोटा है, आप ही थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। साईं अपनी सब्जी की हाथ गाड़ी लेकर आगे जाने लगता है। साईं हमेशा सबकी मदद करता था। साईं एक सच्चा और सज्जन व्यक्ति था। एक दिन, अरे भैया, थोड़ी सब्जी तो दे दो। हाँ हाँ, बताओ क्या चाहिए। और आज तुम कैसे आ गए सब्जी खरीदने? रोज तो भाभी आती हैं। अरे भाई, तुम्हारी भाभी मैके गई हैं, इसीलिए आज मुझे आना पड़ा। तभी वहाँ रमेश का दोस्त आता है। रमेश सब्जी खरीदकर साईं को पैसे दे देता है और अपने दोस्त से बात करते हुए आगे चला जाता है। साईं उसके पीछे भागते हुए आता है। रमेश भैया, अरे ओ रमेश भैया, क्या हुआ? तुम ऐसे भागते हुए क्यों आ रहे हो? अरे भाई, बचे हुए पैसे तो लेना भूल ही गए, वही लौटाने आया हूँ। तुम तो बहुत ईमानदार हो साईं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद बचे हुए पैसे रख लेता, पर तुम तो मुझे पैसे देने भागते हुए आ गए। ईमानदारी से कमाऊंगा तभी तो संतोष मिलेगा। बेईमानी का 1 रुपया भी अपने पास रखूंगा तो रात को चैन की नींद न ले पाऊंगा। हाँ, तुम्हारी ये बात तो सही है। एक दिन उस राज्य के महाराज दूरदर्शन अपने महामंत्री से बात करते हुए, क्या हुआ महाराज, आप किस विषय में इतना विचार कर रहे हैं? विचार कर रहा हूँ कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा सच्चा और ईमानदार व्यक्ति कौन होगा। महाराज, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति आपसे अतिरिक्त कौन हो सकता है? नहीं महामंत्री, नहीं। हम इस राज्य के राजा अवश्य हैं, परंतु हम सबसे ज्यादा सच्चे और ईमानदार नहीं हो सकते। राजनीति के चलते हमें कई कारणों से लोगों से असत्य बोलना पड़ता है, कूटनीति करनी पड़ती है, इसीलिए हम तो सबसे अधिक सच्चे और ईमानदार नहीं हैं। तो फिर महाराज, आपके मन में क्या चल रहा है? मुझे लगता है कि हमें कोई योजना बनाकर हमारे राज्य के सच्चे ईमानदार व्यक्ति की खोज करनी चाहिए। हाँ, ये अच्छी कल्पना है, मैं विचार करता हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साईं रोज की तरह सब्जी बेचने जा रहा था। ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। पालक, मूली, गोभी, गाजर लाया हूँ। मैं लाल लाल टमाटर लाया हूँ। साईं की ये सब्जी बेचने की रीत सबको बहुत अच्छी लगती है। साईं रोज ऐसे अलग तरह से अपनी सब्जियां बेचता था। उसी रास्ते से भोला नाम का व्यक्ति जा रहा होता है। उसे रास्ते में एक पोटली पड़ी हुई दिखाई देती है। अरे ये क्या, लाल रंग की पोटली, वो भी ऐसे रेशमी वस्त्र से बनी हुई। क्या होगा इस पोटली में? और किसकी पोटली गिरी होगी ऐसे रास्ते पर? भोला आगे चला जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ बनवारी आता है। वो भी उस पोटली को उठाकर देखता है। भोला और बनवारी के बाद हरि और प्रकाश भी उस पोटली को उठाकर फिर वहीं छोड़कर जाते हैं। कुछ देर के बाद साईं वहाँ पहुँचता है। अरे ये कैसी पोटली है? साईं उस पोटली को उठाता है।
रेशमी लाल वस्त्र की पोटली। कहीं ये पोटली किसी बड़े व्यक्ति की तो नहीं है? पता नहीं क्या है इसमें, किसी की कोई मूल्यवान वस्तु तो नहीं है। क्या करूं? हाँ, मैं ये पोटली महामंत्री को दे देता हूँ, फिर वो पता लगाएंगे कि ये पोटली किसकी है और जिसकी होगी उस तक पहुँचा देंगे। चलो राजमहल चलता हूँ। साईं राजमहल आ जाता है। अपनी सब्जी की गाड़ी को एक पेड़ के नीचे खड़ा करके वो राज्यसभा में महामंत्री के पास आता है। महाराज भी वहीं होते हैं। तुम कौन हो और सीधे राज्यसभा में कैसे आ गए? महामंत्री जी, मैं एक सब्जी वाला हूँ। मुझे आपको एक बहुत महत्व की वस्तु देनी है। अच्छा, ऐसा क्या है तुम्हारे पास? ये लीजिए महामंत्री जी, मैं सब्जी बेच रहा था, तभी मुझे रास्ते में ये पोटली मिली है। रेशमी वस्त्र से बनी पोटली का उपयोग अधिकतर धनी व्यक्ति ही करते हैं। मैंने विचार किया कि किसी धनिक की मूल्यवान वस्तु इसमें हो सकती है, इसीलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। तुमने इसे खोल कर नहीं देखा कि इसमें क्या है? नहीं नहीं महामंत्री जी, मैंने नहीं देखा कि इसमें क्या है। मैं तो बस ये पोटली रास्ते से उठाकर यहाँ लेकर आया हूँ। क्या हुआ महामंत्री जी, क्या समस्या है इस व्यक्ति की? ओ महाराज, ये सब्जी वाला एक रेशमी पोटली लाया है। इसका कहना है कि इसे नहीं पता कि इसमें क्या है। अच्छा, जरा वो पोटली मुझे दिखाओ तो। महामंत्री वो पोटली महाराज को देते हैं। महाराज पोटली खोलते हैं और अरे ये क्या? ये तो मेरी ही पोटली है। मैंने इसमें हीरे रखे थे। कल ये पोटली मुझसे कहीं खो गई थी। हाँ, अभी याद आया। कल जब मैं अपने घोड़े से घर बैठकर उस मार्ग से जा रहा था, कदाचित ये पोटली गिर गई होगी। मैंने कल आपको कहा भी तो था महामंत्री जी। हाँ महाराज, मैं भूल गया था। अभी आपके बताने से स्मरण हो गया है। परंतु ये हीरे तो कम लग रहे हैं। जब ये पोटली खो गई थी तब तो ये पोटली हीरों से भरी हुई थी। ये सब्जी वाले, महाराज क्या कह रहे हैं? जब महाराज से पोटली खोई थी तब तो वो हीरों से भरी हुई थी और अब हीरे कम हो गए। इसका अर्थ है कि तुमने हीरे निकाल लिए हैं। नहीं नहीं महामंत्री जी, मैंने तो इस पोटली को खोलकर देखा ही नहीं कि इसमें क्या है। मैंने तो जैसे ही उसे गिरा हुआ देखा, मैं तुरंत आपको इसे लौटाने आ गया। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसमें क्या है। परंतु हीरे कम तो हुए हैं, ये सत्य है। आपकी बात सच है महाराज, परंतु मैं भी सच बोल रहा हूँ। मैंने इस पोटली को नहीं खोला है। जब तुमने ये पोटली उठाई तब तुम्हारे आसपास और कोई था? ये तो मैंने नहीं देखा महामंत्री जी। मैं तो सब्जी बेचते हुए जा रहा था। मैंने ये पोटली देखी और यहाँ आ गया। इसका अर्थ है कि तुमसे पहले किसी ने इस पोटली को उठाया होगा। हो सकता है महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तो अपना काम कर रहा था। ये समस्या तो अब उलझती ही जा रही है। महामंत्री जी, किस प्रकार इस गुत्थी को सुलझाएं अब? सब्जी वाले, तुम्हें ये पोटली किस स्थान पर मिली थी? बाजार के पास जो बगीचा है, उसके पास ही ये पोटली गिरी थी। महाराज, उस बगीचे के आसपास हमारे कुछ सिपाही तैनात रहते हैं। हम उनसे इस पोटली के विषय में कुछ पूछ सकते हैं। हाँ, आप बताइए उन्हें। देखते हैं उनसे क्या जानकारी प्राप्त होती है। महामंत्री उन सिपाहियों को बुलाते हैं। फिर बताइए कि इस सब्जी वाले ने इस पोटली को कैसे उठाया था? हाँ महामंत्री जी, इस सब्जी वाले को मैंने पोटली उठाते देखा था। हाँ, मैं ही इस पोटली को यहाँ लेकर आया हूँ, परंतु मैंने चोरी नहीं की है। इस सब्जी वाले से पहले कितने लोगों ने इस पोटली को उठाया था, ये पता है क्या आपको? हाँ, सब्जी वाले से पहले 4 लोगों ने इस पोटली को उठाया था। उन सबको यहाँ बुला लो। सिपाही भोला, बनवारी और प्रकाश को बुलाकर लाता है।
बोलो भोला, तुमने इस पोटली को देखा था? हाँ महामंत्री जी, मैंने इस पोटली को देखा था, पर मुझे इस विषय में बाकी कुछ नहीं पता है। बनवारी, तुमने भी इस पोटली को देखा होगा? जी महामंत्री जी, मैंने इसे देखा था, पर मैं इसे वहीं छोड़कर आगे चला गया था। अब तुम बताओ प्रकाश, तुमने इस पोटली को उठाया था? हाँ महामंत्री जी, मैंने इस पोटली को देखा। मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ गिरा होगा, इसीलिए मैं इसे अनदेखा करके आगे चला गया। आप सबने इस पोटली को कहाँ देखा था? वो बाजार में बगीचे के पास देखा था। पर आप तीनों में से किसी ने भी इस पोटली को राजमहल में आकर महामंत्री को देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो महाराज, मुझे लगा कि ये कोई सामान्य पोटली है, इसीलिए। हाँ महाराज, मैंने विचार किया कि जिसकी भी ये पोटली है वो इस पोटली को ढूंढते हुए अवश्य आएगा। यदि उसे ये पोटली यहाँ नहीं मिली तो वो समस्या में पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने इसे नहीं उठाया। और महाराज, मैं तो बहुत शीघ्रता में था, इसीलिए मैं भी इस पोटली को वहीं छोड़कर आगे चला गया। इसका अर्थ है कि हीरे की चोरी साई ने ही की है। नहीं महामंत्री जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ महाराज, हो सकता है अब यही तो इस पोटली को यहाँ लेकर आया था। इससे पहले कि ये पोटली राजमहल आए, इसने कुछ हीरे निकाल लिए होंगे। हाँ, हम सब तो इस पोटली को देखकर चले गए थे। महाराज, साई कह रहा है कि इसने हीरे की चोरी नहीं की है, और इन तीनों का कहना है कि इन्होंने पोटली उठाई भी नहीं थी। तो अब क्या करें? हम कैसे पता लगाएं कि हीरों की चोरी किसने की है? मेरे पास एक युक्ति है। किसी को इस विषय में पता नहीं है, परंतु चोर और अपने शत्रुओं को चकमा देने के लिए मैंने इस पोटली पर जो गांठ है उस पर विष लगाया था। जिसने भी इस पोटली को खोलने का प्रयास किया होगा, उसकी उंगलियों में विष लग गया होगा। जब भी वो अपनी उंगली मुंह में डालेंगे, वो विष उनके शरीर में फैल जाएगा। महाराज की ये बात सुनकर भोला, प्रकाश और बनवारी हाथ धोने के लिए भागने लगते हैं और साईं वहीं खड़ा रहता है। महामंत्री उन्हें रोक लेते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? नहीं महाराज, मैं तो महाराज, वो मेरे हाथों को मिट्टी लगी है, इसीलिए। प्रकाश को क्या कहे, वो कुछ सूझता नहीं है। तुम क्यों नहीं भागे साई? महामंत्री जी, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैंने इस पोटली को सिर्फ उठाया था, खोल कर नहीं देखा था इसमें क्या है, इसीलिए मुझे डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तुम तीनों असत्य बोल रहे हो, और साई सही कह रहा है। ये मेरी और महाराज की ही योजना थी। क्या? हाँ, इस पोटली को विष नहीं लगा है। यदि विष लगा होता तो मैं इस पोटली को क्यों खोलता? वो तो मैंने सत्य को उजागर करने के लिए असत्य कहा था। हाँ, पोटली को विष नहीं लगा है, और फिर भी तुम तीनों हाथ धोने के लिए भाग रहे थे। इसका अर्थ यही है कि तुमने इस पोटली की गांठ खोलने का प्रयास किया था। अब सत्य बताओ, नहीं तो सिपाही से कोड़े लगवाए जाएंगे तुम तीनों को। नहीं मंत्री जी, मैं सत्य बताता हूँ। मैंने पोटली खोलकर देखी थी और मेरे आसपास कोई नहीं है। ये देखकर इस पोटली से कुछ हीरे चुरा लिए थे। ये देखिए, वो हीरे। बनवारी और भोला भी अपनी जेब में रखे हुए हीरे निकालकर महामंत्री को दे देते हैं। स्पष्ट हो गया है कि भोला, बनवारी और प्रकाश ने मेरी पोटली से हीरे चुराए थे, और साई ने उस पोटली को देखकर बिना उस पोटली को खोले वो पूरी ईमानदारी से ये पोटली यहाँ लेकर आया है। हाँ महाराज, मुझे विश्वास है आपके उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हाँ महामंत्री जी, जिस प्रश्न के उत्तर के लिए हमने ये योजना बनाई थी, उसका उत्तर मुझे मिल गया है। कौन सा प्रश्न महाराज?
महाराज के मन में कुछ दिनों पहले एक प्रश्न आया था कि हमारे राज्य में सबसे अधिक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति कौन है। उसी की खोज करने के लिए हमने ये हीरे की पोटली उस मार्ग पर फेंकी थी और सिपाहियों को उस पर नजर रखने को कहा था। हाँ, और तुम ही उस प्रश्न के उत्तर हो। हमारे राज्य में तुमसे अधिक सच्चा कोई नहीं है। जिस क्षण तुमने उस पोटली को उठाया था, उस क्षण एक सिपाही गांव में घूमकर तुम्हारे विषय में जानकारी प्राप्त करने गया था। उससे हमें पता चला कि तुम हमेशा सबकी सहायता करते हो और कभी बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं लेते हो। महाराज, अब साई को उस सच्चाई और ईमानदारी का उपहार देने का समय आ गया है। हाँ, भोला, बनवारी और प्रकाश, तुमने बिना जाने इस पोटली के अंदर की वस्तु ली थी। ये एक प्रकार की चोरी है, परंतु इस बार मैं तुम तीनों को क्षमा करता हूँ और छोड़ देता हूँ। पर स्मरण रहे, आगे कभी ऐसा समय आए तो आप पूरी ईमानदारी के साथ जो भी वस्तु हो उसे राजमहल में लेकर आएंगे। और साई, ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें ये हीरे की पोटली भेंट करता हूँ। नहीं महाराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, तुम्हें इसे रखना ही होगा। इसे हमारी विनती समझो या आदेश। जब तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में होंगे, तब राज्य के हर व्यक्ति को तुमसे प्रेरणा मिलेगी और हमारा पूरा राज्य सच्चाई और ईमानदारी से भर जाएगा। इसीलिए तुम इसे रख लो। साईं महाराज के दिए हुए हीरो की भेंट को रख लेता है। अपनी सच्चाई और ईमानदारी के कारण एक सामान्य सब्जी वाला साईं अचानक धनवान बन जाता है। पूरे राज्य में उसकी ईमानदारी के चर्चे होने लगते हैं। महाराज शुभमन शिकार के लिए वन में गए हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया लकड़ी तोड़कर ले जा रही है। वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उसे लकड़ी उठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब माता जी, आप ये लकड़ी मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें उठाता हूँ। नहीं नहीं महाराज, मैं गरीब बुढ़िया हूँ, आप मेरे लिए लकड़ियाँ उठाएं, ये अच्छा नहीं लगेगा। माता जी, मैं राजा अवश्य हूँ, परंतु अपनी प्रजा की सहायता करना ये मेरा धर्म है। लाइए, मैं उठा लेता हूँ ये लकड़ियाँ। महाराज सभी लकड़ियाँ उठा लेते हैं और बुढ़िया के घर तक ले आते हैं। महाराज, बस मेरा घर आ गया है। माता जी, मैं चलता हूँ। रुकिए महाराज, आपने मेरी इतनी सहायता की है, मुझे आपको कुछ देना चाहिए। मैं भला इस राज्य के महाराज को क्या दे सकती हूँ, परंतु फिर भी आप मेरा ये तोता रख लीजिए। ये तोता आपकी सभी समस्याओं का निवारण करेगा। ये मेरी समस्याओं का निवारण कैसे कर सकता है? ये तोता बोल सकता है महाराज, इसमें कुछ दिव्य शक्तियाँ हैं। महाराज बुढ़िया के दिए हुए तोता लेकर राजमहल में आते हैं। कुछ दिनों के बाद महाराज के पास 2 भाई आते हैं। महाराज, ये मेरा छोटा भाई राजेश है। हम दोनों के माता पिता का देहांत हो गया है। अब उन दोनों का जो कुछ भी था वो हमें बांट लेना है। ये उचित है। तुम दोनों अपने माँ बाप की जितनी भी संपत्ति है उसे आपस में बांट लो। इसमें समस्या क्या है? महाराज, हमारा एक बड़ा घर है, एक खेत है और एक गाय है। घर और खेत का बंटवारा हम समान रूप से कर सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी समस्या है गाय को लेकर। गाय को लेकर क्या समस्या हो सकती है? महाराज, ये मेरा बड़ा भाई कह रहा है कि गाय के शरीर का मुंह वाला हिस्सा मैं ले लूं और पीछे वाला भाग वो रख लेगा। तो उसमें आपत्ति क्या है? महाराज, यदि मुझे गाय के शरीर का आगे का हिस्सा मिल जाए तो गाय को चारा देने का कार्य मुझे करना पड़ेगा। वो मैं करूँगा, परंतु उससे मुझे क्या फायदा होगा? गाय का दूध और गोबर तो पिछले हिस्से से आता है, वो भाग ये रख लेंगे तो मैं तो केवल गाय को चारा देने का कार्य ही करता रहूंगा और इन्हें मुफ्त में गाय का दूध और गोबर प्राप्त होगा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। महाराज, जब मैंने इससे गाय का बंटवारा करने की बात की तब इसने हाँ कहा था।
अभी अपनी बात से मुकर रहा है। महाराज, मैं अपनी गाय से बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए मैं गाय को पूरी तरह से इसे नहीं दे सकता। गाय को तो मैं भी प्रेम करता हूँ महाराज, अब आप ही मेरा न्याय कीजिए। मैं यदि गाय का आगे का भाग रख लूँगा तो मेरा कोई लाभ नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय दीजिए महाराज। नरेश और राजेश दोनों झगड़ने लगता है। महाराज को समझ नहीं आता कि इन दोनों का क्या न्याय करें। उस समय महामंत्री भी राज्यसभा में नहीं थे। आप दोनों की समस्या का निवारण मैं आपको कल बताऊंगा। आप दोनों कल इसी समय राज्यसभा में उपस्थित हो जाइए। महाराज अपने कक्ष में आते हैं। तोता महाराज के कक्ष में ही बैठा हुआ होता है। क्या करूं? उन दोनों भाइयों के झगड़े का निवारण कैसे हो सकता है? मुझे कुछ करना होगा। महामंत्री को भी अभी आने में समय है। तभी तोता महाराज से बात करने लगता है। महाराज, क्या हुआ? आप कौन सी समस्या में हैं? तोते, आज राज्यसभा में 2 भाई आए थे। उनकी गाय का बंटवारा करना है, उसी के विषय में सोच रहा हूँ। महाराज तोते को नरेश और राजेश की कहानी बताते हैं। महाराज, इस समस्या का निवारण हो सकता है। कल आप उन दोनों भाइयों से कहिए कि उस गाय को बेच दो। उससे जितने भी पैसे मिलेंगे उसे आपस में बांट लीजिए। परंतु उससे क्या होगा? महाराज, दोनों भाई कह रहे हैं कि दोनों गाय से प्रेम करते हैं। जब गाय को बेचने की बात आएगी तब जो गाय से सत्य में प्रेम करता है वो उसे बेचने से ना कहेगा और दूसरे भाई को देने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, ये उचित है। अगले दिन राजेश, नरेश, तुम्हारी समस्या का उपाय है मेरे पास। तुम अपनी गाय को बेच दो। जितना भी धन मिलेगा उसे आधा आधा बांट लेना, फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। नहीं महाराज, उस गाय को बेचने का मैं विचार भी नहीं कर सकता। उस गाय को हमने बचपन से प्रेम किया है। वो तो हमारी माँ के स्थान पर है। नरेश कुछ नहीं कहता और महाराज सब सच समझ जाते हैं। फिर नरेश, ये गाय अब पूरी तरह से राजेश के पास रहेगी। तुम गाय को केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने पास रखना चाहते हो। मैं तुम्हारी ये योजना समझ गया हूँ। गाय का दूध और गोबर बेचकर तुम धन प्राप्त करना चाहते हो। नरेश महाराज की बात सुनकर घबरा जाता है। आप सही कह रहे हैं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं लालची बन गया था। तोते के परामर्श के अनुसार महाराज न्याय करते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद महाराज शांत बैठे हुए होते हैं। तब महाराज, क्या हुआ? कोई नई समस्या उत्पन्न हुई है क्या? मेरी 2 रानियां हैं। दोनों के साथ विवाह करके कुछ वर्ष बीत गए हैं, परंतु अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। यही मेरे दुख का कारण है। तोते, तुम्हारे पास तो हर समस्या का समाधान होता है। अब तुम ही कोई उपाय बताओ। महाराज शुभमन की 2 रानियां थीं, महारानी देवयानी और महारानी चंद्रलेखा। दोनों ही बहुत सुंदर थीं, परंतु निपुत्रिक थीं। महाराज, इस समस्या का उपाय तो है, परंतु वो आपके लिए दुखदायक हो सकता है। मुझे अब पुत्र की आस लगी है। पुत्र को प्राप्त करने के लिए मैं किसी भी दुख और पीड़ा को सहन कर सकता हूँ। महाराज, आपको अपनी एक पत्नी का त्याग करना पड़ेगा। क्या मुझे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ेगा? परंतु ये कैसे संभव है? मैं अपनी दोनों पत्नियों से बहुत प्रेम करता हूँ। हाँ महाराज, परंतु आपको ये भी देखना होगा कि आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करती हैं। आप उन दोनों की परीक्षा लीजिए। जो रानी परीक्षा में सफल हो जाएगी वही आपसे सच्चा प्रेम करती है। परंतु मैं उनकी परीक्षा कैसे ले सकता हूँ? क्या कहूँगा मैं उनसे? महाराज, इसका भी उपाय है। आप अपने पैर में एक आम बांध लीजिए। उसे उस पट्टी से झाँक दीजिए। आप रानियों से कहिए कि आपको घाव हो गया है जिसमें पीप
और कीड़े हो गए हैं। आप रानियों को उस घाव को साफ करने को कहिए। जो रानी आपसे सत्य में अधिक प्रेम करती है, वो बिना किसी संकोच के उस घाव को स्वच्छ करने के लिए आगे आएगी। महाराज अपने पैर में एक आम का फल बांध लेते हैं और दोनों महारानियों को बुलाते हैं। महाराज, ये क्या, आपके पैर में इतना बड़ा घाव हो गया और आप अब बता रहे हैं? महारानी, मैंने विचार किया है कि ये घाव ठीक हो जाएगा, परंतु ये तो बढ़ता ही जा रहा है। वैद्य जी ने लेप दिया है, परंतु आप दोनों में से कोई एक उस घाव को स्वच्छ करके उस पर लेप लगा दीजिए। इस घाव में पीप और कीड़े हो गए हैं। क्या पीप और कीड़े? छी छी, महाराज, आपको ये घाव वैद्य जी से ही स्वच्छ कर लेना चाहिए था। हाँ, परंतु वैद्य जी उसे उतनी कोमलता से स्वच्छ नहीं करते जितनी कोमलता से आप कर सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, अब मैं नहीं हाथ लगा सकती इस घाव को। महारानी चंद्रलेखा चली जाती हैं। महारानी देवयानी उस घाव को स्वच्छ करने लगती है। तब उन्हें पता चलता है कि वो घाव नहीं आम है। महाराज महारानी चंद्रलेखा को राजमहल से निष्कासित कर देते हैं और राज्य से बाहर पहाड़ी वाले महल में रहने के लिए भेज देते हैं। महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरा अपराध क्या है? महाराज कुछ नहीं कहते और चंद्रलेखा को चले जाने को कहते हैं। 1 साल के बाद महारानी देवयानी को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। महाराज को बहुत ज्यादा आनंद हो जाता है। एक दिन महारानी की चंद्रलेखा की एक पुरानी दासी महाराज और तोते की बात सुन लेती है। तोते, तुमने जो कहा था वही होता है। तुमने ही कहा था कि महारानी चंद्रलेखा को राज्य से निष्कासित कर दो। उन्हें राज्य से बाहर करने के बाद देखो, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई है। महाराज, आपके सुख का विषय करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उस दिन माता जी ने तुम्हें मुझे देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज तक तुमने मेरी कितनी समस्याएं बड़ी सरलता से हल की हैं। ये तो कितनी बड़ी समस्या थी जिसे तुमने बड़ी ही आसानी से हल कर दिया। महारानी चंद्रलेखा को महल से बाहर निकालने का निर्णय उचित ही था। दासी ये सारी बातें सुन लेती है और पहाड़ी के पीछे आकर महारानी चंद्रलेखा को बता देती है। क्या उस दुष्ट तोते के कारण मेरी ऐसी अवस्था हुई है? महाराज ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया और महारानी देवयानी को पुत्र प्राप्ति हो गई। उस तोते ने मुझे महाराज से दूर किया है। अब उस तोते को इसका दंड देना ही होगा। मैं खुद उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगी। नहीं महारानी, महाराज ने आपको निष्कासित करने के बाद आदेश दिया है कि यदि आपको राज्य के अंदर देखा गया तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या महाराज ने मुझे मृत्यु दंड देने को कहा है? अब तो उस तोते का कुछ करना ही होगा। फिर महारानी चंद्रलेखा एक शिकारी को बुलाती हैं और उस तोते का शिकार करने को कहती हैं। शिकारी उस तोते को ढूंढते हुए राजमहल के पास आता है। वो महाराज के कक्ष की खिड़की से देखता है, तोता वहीं बैठा हुआ होता है। शिकारी तोते को देखकर अपना तीर निकालता है। तोता आईने में शिकारी को देखता है और उड़ने लगता है। शिकारी तीर चलाता है और वो तीर महाराज के पास आकर गिरता है। सैनिकों, पकड़ो उसे जिसने हम पर तीर चलाने की दुष्टता की है। सैनिक उस शिकारी को पकड़ लेते हैं और महाराज के सामने ले आते हैं। मुझ पर हमला करने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? महाराज, मैं तो आप पर हमला नहीं कर रहा था। मैं तो उस तोते को मारना चाहता था। मेरे प्रिय तोते को क्यों मारना चाहते थे तुम? मुझे इसे मारने का आदेश दिया गया था महाराज। किसने दिया था तुम्हें वो आदेश? महाराज, महारानी चंद्रलेखा इस तोते की हत्या करना चाहती हैं। उन्हें पता चल गया है कि इस तोते के कारण आपने उन्हें राज्य से निष्कासित किया है, इसीलिए वो तोते को मृत्यु दंड देना चाहती हैं। क्या महारानी चंद्रलेखा वो मेरे प्रिय तोते को मारना चाहती है? राज्य से निकाल दिया, परंतु आपने तोते से उसका कारण तो पूछा ही नहीं।
महारानी चंद्रलेखा का क्रोधित होना उचित है। कोई भी पति जब अपनी पत्नी का त्याग करता है तो पत्नी क्रोध और दुख से भर जाती है। ये तो कोई सामान्य स्त्री नहीं, महारानी है, और आपने उन्हें कोई कारण भी नहीं बताया। महाराज अपने प्रिय तोते के पास आते हैं। तोते, आज तुम पर हमला हुआ, ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ है। यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने तुम्हारे आसपास सैनिकों को पहरा रखने को कहा है। परंतु मुझे एक बात बताओ, तुमने 1 साल पहले मुझे महारानी चंद्रलेखा को राज्य से बाहर करने को क्यों कहा था? महाराज, महारानी चंद्रलेखा श्रापित हैं। किसी कारण से उन्हें ये श्राप मिला है कि वो कभी मां नहीं बन सकती और उनके आसपास होते हुए कोई अन्य स्त्री भी गर्भ को प्राप्त नहीं कर सकती। मैंने जब महारानी चंद्रलेखा के भूतकाल में देखा तब मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई थी। महारानी चंद्रलेखा के रहते हुए महारानी देवयानी भी कभी मां नहीं बन पाती। अच्छा, तो उसी श्राप के प्रभाव के कारण उस दिन चंद्रलेखा ने मेरे उस घाव को स्वच्छ करने से ना कहा था। ठीक है, मैं ये जानकारी महारानी चंद्रलेखा तक पहुंचाने की व्यवस्था करता हूँ। तभी एक दास सोने का एक पिंजरा लेकर आता है। महाराज, ये सोने का पिंजरा किस लिए? तुम पर जो हमला हुआ है वो फिर ना हो, इसीलिए अब तुम्हारा इस पिंजरे में रहना ही उचित है। तुम पूरे महल में घूमते रहोगे तो तुम पर हमला करना उनके लिए आसान हो जाएगा। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। केवल मेरे विश्वासु दास दासी ही तुम्हारे आसपास होंगे। महाराज तोते को सोने के पिंजरे में रख देते हैं। जिस दासी ने महारानी चंद्रलेखा को तोते के बारे में बताया था, महाराज उसी को फिर चंद्रलेखा के पास भेजते हैं और महाराज को पता चल गया है कि मैंने ही आपको सत्य बताया था, इसलिए आज उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उस तोते ने कहा कि आप श्रापित हैं और आपके आसपास रहते आपको और किसी अन्य स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या मैं श्रापित हूँ? परंतु मुझे तो इस विषय में कुछ भी पता नहीं था। यदि ये बात सत्य है तो मैंने उस तोते की जान लेने का विचार करके बहुत गलत किया है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तोता पिंजरे में कैद हो जाता है और बहुत दुखी हो जाता है। एक दिन जब एक दास तोते को खाना खिलाने के लिए पिंजरा खोलता है, तब तोता मौका देखकर पिंजरे से बाहर आता है और महल से बाहर भाग जाता है। दास महाराज के पास आकर ये बात बताता है। क्या मेरा प्रिय तोता भाग गया? अब उसे कहाँ ढूंढेंगे? तुमने उसे भागने कैसे दिया? मेरा प्रिय तोता जो मेरी समस्या में मेरी सहायता करता था, मुझसे इतना प्रेम करता था, वो मुझे छोड़कर चला गया। महाराज को बहुत दुख होता है। तभी तोता उड़ते हुए आता है और महाराज के कक्ष की खिड़की में बैठता है। महाराज, आप मेरे जाने का शोक मत कीजिए। मैं आपसे कहीं दूर नहीं जाऊंगा। मैं यहीं आपके आसपास रहूंगा और जब भी मेरी सहायता की आपको आवश्यकता हो आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। परंतु मुझे उस पिंजरे में मत रखिए। वो पिंजरा सोने का है, परंतु मेरे लिए वो कारावास के समान है। परंतु तुम्हारे प्राणों पर संकट आ सकता है। नहीं महाराज, जब महारानी चंद्रलेखा को उनकी सत्यता पता चली तब उन्होंने मुझसे प्रतिशोध लेने का विचार त्याग दिया है। महाराज, मैं एक पंछी हूँ। मैं आकाश में विहार करने के लिए जन्मा हूँ, पिंजरे में बंधने के लिए नहीं। हाँ, मैं समझ गया हूँ तोते। तुम्हारा रक्षण करने के लिए मैं तुम्हें बंदी बना रहा हूँ। ये विचार मेरे मन में नहीं आया था। तुम्हें पिंजरे से बाहर रहना पसंद है, तुम तो वही करो। मुझे जब आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हें बुला लूंगा। महाराज की ये बात सुनकर तोता भी प्रसन्न हो जाता है और आकाश में उड़ने लगता है। अपने प्रिय तोते को प्रसन्न देखकर महाराज भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे YouTube चैनल @cartoon78 को सब्सक्राइब करें।